Okay, dear students, let's start with the new topic whose name is law of conservation of charge. Then before starting this topic, I just want to clear that कि अपने जो है कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन के टोटल दो लॉ क्लियर कर लिए हैं। एक तो अपने क्लियर कर लिया था मोमेंटम कंजर्वेशन। देन अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, okay, we know that momentum is equals to P equals to mv. If external force is absent, then momentum of any object always remain conserved. Clear? Linear moment उसका क्या रहता है, conserved रहता है in the absence of external force. And next one फिर अपने कंप्लीट कर लिया था एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी conservation law. And according to energy conservation law, we know that we can't produce energy and we also can't destroy energy. Only we can transform energy from one form to another. That means energy neither be created nor be destroyed. Only we can transfer energy from one form to another form. Or we can say that एनर्जी ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व्ड। तो ये सब अपने चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। नाउ देयर आर थर्ड लॉ इज अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, चार्ज कंजर्वेशन लॉ। देन एज नेम सजेस्ट, चार्ज कंजर्वेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, charge of a system or isolated system always remain conserved or constant. As similar to the energy, we neither created charge, we nor create nor destroy charge. Only we can transfer charge from one object to another. मीन्स हम चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली वी कैन ट्रांसफ़र चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर चार्ज को क्या कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्लियर? तो जैसा कि नोट्स में लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम आपको बता दिए जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता, remain constant. That means electric charge can neither be created nor be destroyed. Only they can or we can transfer charge from one body to another body. For example, just an example, if I have two objects like this, okay, and if I am rubbing both objects with each other, अगर मैं इन दोनों को आपस में रब कर रहा हूँ, then due to the transfer of electron, for example, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और सेकंड ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, देन इन दैट केस देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट। मतलब कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ड्यू टू दैट फर्स्ट ऑब्जेक्ट गेट पॉजिटिव चार्ज एंड दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू सेकेंड। और जो वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन था, जो वो इलेक्ट्रॉन थे, वो किधर ट्रांसफ़र हो गए, अब सेकेंड ऑब्जेक्ट पर। ड्यू टू दैट सेकेंड ऑब्जेक्ट बिकम नेगेटिवली चार्ज। देन अगर हम देखें इन होल केसेस या इन होल सिस्टम, चार्ज अभी भी उतना ही है जितने इलेक्ट्रॉन यहीं से आए। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए तो इसके पास 10 की डेफिशिएंसी हो गई और इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेस हो गए। ठीक, दैट मीन्स इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पर डेवलप होगा। देन चार्ज ऑफ होल सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। दैट मीन्स वी कांट क्रिएट चार्ज एंड ऑल्सो वी कांट डिस्ट्रॉय चार्ज। ओके, वी कैन ओनली ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। क्लियर? That means electric charge always remain conserved. It is called law of conservation of charge. And there are some examples related to this. एक तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, when we rub glass rod with silk cloth. For example, नोट्स में है जैसे when a glass rod is rubbed with silk cloth, कहने का मतलब जब अपने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, देन इन दैट केस बोथ डेवलप चार्ज, दोनों ऑब्जेक्ट पर चार्ज डेवलप हो जाता है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट, ये देखा गया है, पाया गया है दैट पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन ग्लास रॉड पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, सपोज दैट दिस वन इज अ ग्लास रॉड। ओके,
ग्लास रॉड पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव, बिकॉज ग्लास रॉड इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड ऑन सिल्क क्लॉथ देयर विल बी नेगेटिव चार्ज बिकॉज दैट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय द सिल्क क्लॉथ. ओके डन. तो इस तरह से हमने एक पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लिया और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लिया. क्लियर. और अगर देखा जाए तो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम अभी भी 0 है जो पहले था. कैसे? जितना यहाँ आया है जिसमें से जितना गया उतना ही तो इधर आया है. सम ऑफ चार्जेस अगेन कांस्टेंट. एक तो ये एग्जांपल है. एंड अनदर एग्जांपल इज जस्ट अकॉर्डिंग टू नोट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग द फिजन ऑफ 92U234. देखो जब यूरेनियम का डीके होता है, यूरेनियम टूटता है, व्हेन वी fire 3 neutrons, just neutrons on a uranium nucleus or uranium, then we see that there will be uranium get fraction या टूट जाता है after fission will form barium and also krypton. ये krypton और barium फॉर्म करता है and there will be 3 neutrons and energy. तो ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस चार्ज बिफोर प्रोसेस वाज इक्वल्स टू, जैसे कि आपने ये सब जानते हो 92 जो यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर. ओके मीन्स इसमें 92 प्रोटॉन्स है. दैट मीन्स इसका चार्ज इक्वल है 92 ऑफ प्रोटॉन के. एंड आफ्टर प्रोसेस 56 यहाँ हो गए, 36 यहाँ हो गए. ओके एंड इधर तो 0 है, नॉट रिक्वायर्ड. देन इसको काउंट करोगे, देन अगेन वी सी दैट देयर इज 92 एलिमेंट्री चार्ज. ओके तो क्या बात समझ में आई? जितना चार्ज बिफोर प्रोसेस है उतना ही चार्ज आफ्टर प्रोसेस होता है या रिएक्शन होता है. डन. मीन्स चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ओनली वी कैन ट्रांसफ़र चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. तो ये था अपना लॉ. ओके अब अपने चलते हैं नेक्स्ट लॉ की ओर. देन अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट लॉ जो अपना है वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो मैं आपको क्लियर कर दूं, 7 नंबर चैप्टर है आपकी फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट का, 7 नंबर चैप्टर. उसके अंदर आप इस एंगुलर मोमेंटम को अच्छी तरह से डिटेल में समझोगे. अभी इतना ज़्यादा अपने को समझने की ज़रूरत नहीं है. ओनली मैं आपको सिर्फ सिंपल सा बता देता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ा. ओके लीनियर मोमेंटम में आपने पढ़ा इफ एक्सटर्नल फोर्स इज एब्सेंट देन लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व्ड. डन. सिमिलरली वहाँ लीनियर मोमेंटम था, यहाँ एंगुलर मोमेंटम है. वहाँ इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स होता है, यहाँ इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क होता है. अब ये टॉर्क क्या है? तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही समझो. टॉर्क इज अ टाइप ऑफ कपल फोर्स विच प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन इन एनी ऑब्जेक्ट. जो टॉर्क है ये एक टाइप का कपल फोर्स है. फॉर एग्जांपल अगर अपने को टैप ओपन करना है, कैप ओपन करना है, वाटर टैप ओपन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मार्कर का कैप ओपन करना है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ ओपन करनी है जो मतलब रोटेशन से ओपन हो, देन इन दैट केस रोटेशन के ड्यूरिंग जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो कपल फोर्स होता है. फॉर एग्जांपल मार्कर को ऐसे हमने किया तो फिंगर एक साइड में फोर्स लगाती है, थंब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है. देन इन दैट केस it is called couple force or torque. And due to torque object can rotate. वो rotate होता है, rotational motion में आता है. तो यही बात ये कह रहा है कि if external torque is absent then angular momentum of any object remain constant. मतलब कि अगर torque absent है तो angular momentum object का क्या होगा? ये constant होगा. ओके एंड इसकी कुछ टिपिकल एग्जांपल से हैं. फॉर एग्जांपल जैसे जो अपनी अर्थ है अराउंड सन रोटेट हो रही है, रिवॉल्विंग अराउंड सन है, ठीक है. तो वाइल रिवॉल्विंग इन इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट, जो ऑर्बिट है वो इलेप्टिकल होती है. व्हेन ए प्लानट अप्रोच द सन, जब कोई भी प्लानट जो है फॉर एग्जांपल अर्थ है या कोई भी है वो सन के पास पहुंचता है तो इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी आप पढ़ोगे, I=mr² होता है. अभी इसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं पता लगेगा इसलिए मैं बेसिक बात बता रहा हूँ कि सिर्फ इतना ही अभी समझो.
if external torque is absent then angular momentum remain constant. ओके, एंड एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एंगुलर स्पीड इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. डन. एंड इनर्शिया इक्वल्स टू होता है एम आर स्क्वायर मास इंटू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, एंड इन केस ऑफ सर्कुलर जिस मतलब कि वो रोटेशन कर रहा है उसमें. तो फिर जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी प्लानेट है अराउंड सन रोटेट होता है तो इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू सन डिक्रीज हो जाता है जब वो पास होता है. क्लियर. एंड जब वो दूर जाता है तो फिर इंक्रीज हो जाता है. ओके, तो इन चीज़ों का अपने को थोड़ा ध्यान रखना है कि अभी ये एग्जांपल आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएंगे. डन. बिकॉज 7 चैप्टर में इसको आपने डिटेल में पढ़ना है. तो अभी सिर्फ इतना ही समझो, एग्जाम्पल पर ज़्यादा ध्यान देने की अपने को ज़रूरत नहीं है. ओके, अगर अपने इनको डिटेल में समझेंगे तो अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह काफ़ी कुछ क्लियर करना पड़ जाएगा, तब जाके ये समझ आते हैं. अभी के लिए इतना ही. वाइल रिवॉल्विंग इन इट्स ऑप्टिकल ऑर्बिट अ प्लानट अप्रोच द सन, जब प्लानट सन के पास होता है तो इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सन डिक्रीज, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका डिक्रीज हो जाता है. एंड टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. देखो, angular momentum is the product of moment of inertia and angular speed. ओके, अब देखो जब अराउंड सन पहुंचेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाता है. एंड टू कंजर्व द मोमेंटम एंगुलर स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. एंड व्हेन प्लानट इज अवे फ्रॉम द सन, सन से दूर होता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाता है. देन इन दैट केस एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज, टू कंजर्व द मोमेंटम. सिमिलरली जब टॉर्नाडो आते हैं, टॉर्नाडो जो होते हैं वो पानी के जैसे जैसे एयर जो रश करती है या एयर के वंडर टाइप से अपने कह लो टॉर्नाडो. इन अ टॉर्नाडो एज एयर रश और मूव टुवार्ड द सेंटर, जैसे ही एयर टुवार्ड द सेंटर, वो देखो कुछ इस तरह से होते हैं, यहाँ बहुत और ऊपर जाके बहुत बड़े हो जाते हैं, कुछ इस तरह से. ओके, तो क्या होता है, एज एयर रश द मूव्स टुवार्ड द सेंटर इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा. एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी इसकी इंक्रीज, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ऊपर धीरे धीरे इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है. ऐसा क्यों हो रहा है, टू कंजर्व द momentum. Okay, angular momentum. So angular momentum is a product of moment of inertia and angular speed. If moment of inertia is in decreasing order then there will be increase in the angular speed, और अगर ये increase हो रहा है then there will be decrease in the एंगुलर स्पीड. तो ये टोटल फंडा था. अभी हो सकता है आपको ये ज़्यादा समझ ना आया हो, 7 चैप्टर में अच्छी तरह से पता लग जाएगा. डन. तो अभी इसके लिए सिर्फ इतना ही ध्यान दो. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये कंजर्व कब होता है, व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क इज एब्सेंट, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क वर्क नहीं कर रहा है तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज कांस्टेंट या कंजर्व्ड रहता है. और लीनियर मोमेंट की तरह ही है, उसमें अगर फोर्स ना लगे तो कंजर्व्ड रहता है. तो ये थे अपने 4 कंजर्वेशन के लॉ. देन आई थिंक जब मैं आपको ये नोट्स पढ़ा रहा था, जब मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, अभी थोड़ी सी हैंड इंजरी है, प्रॉब्लम है, ड्यू टू दैट बोर्ड पर मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ. ओके, एंड आफ्टर 4 to 5 days जस्ट वी विल स्टार्ट ऑन बोर्ड. तो आपने पढ़ा होगा कि फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स करवा दिया था एंड अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये शायद रह गए थे, तो इनको अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर लेंगे और फिर अपना चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली 3 पार्ट्स आप इसके मान लो. फर्स्ट पार्ट जो इसका बेसिक है अबाउट साइंस, अबाउट द एक्साइटमेंट इन साइंस, स्कोप ऑफ साइंस और स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स क्या है वगैरह वगैरह, मैक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल, दीज आर ओके. एंड इन सेकेंड पार्ट जस्ट वी क्या पढ़ते हैं हम कि अबाउट फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेज हैं वो करने हैं. और थर्ड पार्ट इसका अपने मान लो कंजर्वेशन लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड चार्ज. डन. तो ये फर्स्ट चैप्टर बेसिक चैप्टर, नॉट इम्पॉर्टेंट. अगर इसको देखा जाए IIT बेसिक, IIT बेस्ड पर देखा जाए या फिर अपने इसको 11th क्लास के हिसाब से भी देखें, नॉट इम्पॉर्टेंट. ओनली बस ध्यान रखना है कि फंडामेंटल फोर्सेज कौन कौन से हैं और उनका जो है ऑर्डर क्या होता है. तो कल अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने क्लियर करेंगे बेसिक फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर. थैंक यू.